दो दुनिया का वारिस अंत ही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 1 धर्मा की यात्रा। धर्मा ने जब आंखें खोली तो उसके सामने बहुत ही अजीब से यंत्र थे। चारों ओर यहाँ वहां विचरते रोबोट और ड्रॉइड्स। धर्मा हवा में उत्तेलित था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो उस असिस्टेंट लड़की की तरह हवा में लटका हुआ था, जैसा जादूगर रमेश अपने शो में दिखाता था। धर्मा का सर बहुत ही भारी हो रखा था। तभी धर्मा को लगा कि किसी ने उसे गोद में उठाकर जमीन पर बहुत ही आराम से खड़ा कर दिया था। उसके आसपास का नजारा किसी बड़ी साइंस फिक्शन मूवी का सेट लग रहा था। धर्मा को हालांकि सांस लेने में या हवा के दबाव की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि इस जगह का वातावरण वैसा ही था जैसे पृथ्वी पर होता था। धर्मा ने देखा सामने एक दर्पण धीरे धीरे टूट रहा था और उसमें से जोरो चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही जोरो ने दर्पण को पार किया, वो दर्पण वापस से जुड़ गया। धर्मा को समझ आ गया था कि वो दर्पण कोई द्वार है। मालिक, आप ठीक तो हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा जोर से घायल कर दिया। जोरो, जो धीरे धीरे चलता हुआ धर्मा के पास आ रहा था, उसने विनम्रता से बोला, कोई बात नहीं। क्या ये इरिट्रिया है? धर्मा अपना सर मसलते हुए बोला, नहीं मालिक, ये है जनक 290, एक निफ्टी। धर्मा अभी अभी बेहोशी से उठा था। उसे इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि निफ्टी क्या है। धर्मा ने आशंकित होते हुए जोरो से पूछा, जोरो, मेरे माता पिता का क्या हुआ? जोरो थोड़ा सकुचाया, परंतु फिर उसने मानसिक संदेश दिया, मालिक, अफसोस, वो शायद जिंदा नहीं बचे होंगे। मैंने उन्हें आग में जलते हुए देखा था। धर्मा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, साथ ही वो बहुत ही भावुक भी हो गया था। धर्मा की मन स्थिति एक ऐसे बालक की सी हो गई थी जिसे नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए। उसके मन में बस गुस्सा, तनाव और शोक था। धर्मा फूट फूट कर रोने लगा। जोरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जोरो ने धर्मा को गले लगा लिया। क्या हम वापस चल सकते हैं? मुझे मेरे माता पिता के आखिरी दर्शन तो कर लेने दो। धर्मा रोते हुए बोला। जोरो ने बहुत ही विनम्र भाव से टेलीपैथी की, मालिक, आप सन ऑफ गॉड हो, फ्रान गैलेक्सी में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली। आपसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं। यदि आप आदेश देंगे तो हमें मानना ही पड़ेगा, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इरिट्रिया के बारे में जानें। वो लोग अनेकों वर्षों से क्रूर नोकोविद के हाथों पीड़ित हैं। वो सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धर्मा को समझ आ गया था कि उसे अपनी नियति से समझौता करना ही पड़ेगा और इसीलिए भी धर्मा को जोरो के साथ इरिट्रिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उसके माता पिता की भी इच्छा थी और हो सकता है ये उनकी आखिरी इच्छा हो। ठीक है जोरो, बताओ मुझे, क्या है इरिट्रिया और कौन है ये नोकोविद? धर्मा ने अपने आप को संभालते हुए कहा। जोरो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया। उसने बहुत ही उत्साहित होकर बोला, मालिक, मुझे पता था कि बॉफ कभी गलत नहीं हो सकती। बॉफ? वो क्या है जोरो? मालिक, बॉफ हमारी धार्मिक पुस्तक है जिसमें लिखा है कि सन ऑफ गॉड आएंगी और नोकोविद के क्रूर चुंगल से इरिट्रिया को छुड़ाएंगी। धर्मा को कभी भी किसी भी धार्मिक पुस्तक या बातों पर यकीन नहीं था, परंतु वो जोरो का दिल और धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना चाहता था। धर्मा ने कुछ नहीं बोला। मालिक, आपको भूख लग रही होगी। हाँ, थोड़ी सी लगी तो है। धर्मा ने
पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। जोरो ने मानसिक आदेश दिया और एक रोबोट धर्मा की तरफ बढ़ा। उस रोबोट ने अपने हाथ धर्मा की तरफ आगे किए और उसकी हथेली के ऊपरी परत हट गई। उसकी आयताकार हथेली में दो गोलियां रखी थी, एक नीली और एक लाल। मालिक, आप पहले नीली गोली खा लो। धर्मा को जोरो का मानसिक संदेश प्राप्त हुआ। मुझे पानी चाहिए होगा ये गोली खाने के लिए। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। वो अकस्मात बोल उठा, नहीं मालिक, आप इस गोली को अपने मुंह में रख लीजिए, ये अपने आप ही मुंह में घुल जाएगी। धर्मा ने नीली गोली को अपने मुंह में रख लिया। धीरे धीरे वो गोली धर्मा के मुंह के अंदर घुल गई और थोड़ी ही देर में धर्मा को ऐसा लगा कि मानो उसने पेट भर खाना खा लिया था। मालिक, अब आप ये लाल गोली भी खा लीजिए। नहीं जोरो, अब मेरा पेट ऊपर तक भर गया है। तुमने एक ही गोली से मेरा इतना पेट भर दिया कि ऐसा लग रहा है मानो 2 दिनों का खाना मैंने एक साथ ही खा लिया हो। मालिक, ये लाल गोली आपकी पानी की आपूर्ति को पूरा करेगी। आप इसे खा लीजिए। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जोरो और ये सब लोग बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता थी। मानसिक तरंगों से बातचीत करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीम कर लेना और खाने के लिए सिर्फ एक गोली और बहुत दिनों तक खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। धर्मा ने लाल गोली भी खा ली और उसको ऐसा लगा उसकी भूख प्यास सब तृप्त हो गई थी। मालिक, अब आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम तो कर लूंगा जोरो, परंतु पहले ये बताओ कि ये निफ्टी क्या है। धर्मा का ध्यान उन पहले शब्दों पर गया जो जोरो ने उसे बेहोशी से उठने के बाद बोले थे। धर्मा जोरो से परिस्थितियों को जानने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए भी ताकि उसका ध्यान अपने माता पिता पर नहीं जाए। सर, निफ्टी का मतलब एक अति आधुनिक स्पेसशिप जो प्रकाश की गति से 7,000 गुना या उससे तेज चले। अब जोरो अधिकतर मानसिक संदेश से ही बात कर रहा था, जैसा कि इरिट्रिया या जौर के लोग करते थे। धर्मा आश्चर्यचकित हो गया था। क्या कोई चीज इतना तेज चल सकती है? आइंस्टीन के अनुसार ये संभव नहीं है। धर्मा ने अचरज से पूछा। मालिक, मुझे टेक्निकल चीजों का ज्ञान नहीं है, वो तो आपको प्रोफेसर बोरो ही दे पाएंगे। परंतु मैं आपको ये बता सकता हूँ कि म्यूवर्स में अनेकों चीजें हैं जो प्रकाश की गति से तेज चलती है। जोरो ने बहुत ही विनम्रता से कहा। धर्मा ने सोचा हो सकता है जोरो सच बोल रहा हो। वैसे भी आइंस्टीन के सिद्धांत यूनिवर्स में लगते हैं, किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं। वहां के अपने भौतिकी के नियम हो सकते हैं। जोरो, क्या तुम मुझे इस स्पेसशिप के कमांड रूम में ले जा सकते हो? मुझे बाकी के क्रू मेंबर्स से भी मिलना है। मालिक, मैं आपको अभी बीम करके जनक 290 के कंट्रोल रूम में पहुंचा देता हूं, परंतु यहाँ कोई भी क्रू मेंबर नहीं है सिवाय इन रोबोट्स और ड्रॉइड्स के जो आपकी सेवा के लिए यहाँ मौजूद हैं। जोरो ने इतना कहा और धर्मा को अपने साथ जनक 290 के कमांड रूम में बीम कर लिया। धर्मा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि जनक 290 में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी बीम करना पड़ता है। कितना बड़ा है जनक 290? धर्मा को एक टेलीपैथिक संदेश मिला। आपका जनक 290 के कमांड रूम में स्वागत है। धर्मा ने जोरो की ओर देखा। जोरो समझ गया और बोला, मालिक, जनक 290 आपका स्वागत कर रहा है। ये एक निफ्टी है। ये एक ऐसा स्पेसशिप जिसे कोई कमांड नहीं कर सकता। ये अपने आप स्वयं में ही पर्याप्त है। मैं कुछ समझा नहीं। धर्मा विस्मित होकर बोला, मालिक, जनक 290 स्पेस के हर खतरे को भांपकर उससे निपट सकता है और अपने आप को ठीक भी कर सकता है। इसको एक बार ही बताना होता है कि कहाँ जाना है। बहुत विकसित स्पेसशिप है, बिना किसी कप्तान और क्रू के चलता है।
परंतु यदि स्पेसशिप को कोई कमांड नहीं कर सकता, तो ज़ोरो, तुम भी इसे कहीं और नहीं ले जा सकते थे? मैं ले जा सकता हूँ मालिक। यदि आप किसी कारण से पृथ्वी पर ना होकर किसी और ग्रह पर होते, तो मैं जनक 290 को वहां ले जाता। धर्मा कुछ सोच में पड़ गया। इस यात्रा के लिए जनक 290 ने मुझे अपना नियंत्रक मान लिया है, हालांकि इसके स्थायी नियंत्रक प्रोफेसर बोरो हैं। ये कहते हुए जोरो के हाव भाव में अलग सा ही अभिमान था। अब ये अभिमान इसलिए था कि वो धर्मा, जो सन ऑफ गॉड है, को लेने आ रहा था, या इसीलिए कि इस यात्रा के लिए जनक 290 का नियंत्रक बना था। ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। धर्मा को कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, परंतु उसको ये समझ आ गया था कि जनक 290 एक अति विकसित स्पेसशिप है और वो उसे पृथ्वी से किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहा था। जनक 290 ने धर्मा का मन पढ़ लिया था और उसने धर्मा को मानसिक संदेश दिया। आपको दिखाता हूं कि हम कहाँ हैं। इतना बोलकर जनक 290 ने एक बहुत ही बड़ी आर्टिफिशियल स्क्रीनलेस डिस्प्ले धर्मा के आगे प्रस्तुत कर दी। धर्मा ने देखा कि एक वृत्ताकार उड़न तश्तरी एक यूनिवर्स से टनल के थ्रू निकलकर दूसरे यूनिवर्स में जा रही थी। जनक 290 ने धर्मा को टेलीपैथी की। हम अब आपके अंतरिक्ष की सीमा को पार करके म्यूवर्स में जा रहे हैं। धर्मा ने इतना विकसित पहले कुछ नहीं देखा था। उस आर्टिफिशियल स्क्रीनलेस डिस्प्ले पर उसे सब कुछ साफ दिख रहा था कि कैसे वो यूनिवर्स को छोड़कर दूसरी दुनिया का सफर तय कर रहा था। स्क्रीन पर यह भी आ रहा था कि जनक 290 की गति प्रकाश की गति से 7000 गुना तेज थी। जोरो ने धर्मा को जनक 290 द्वारा दिखाए गए मानचित्र में खोते हुए देखा। जोरो ने धर्मा को बोला, मालिक, जब तक हम मेजोल नहीं पहुंच जाते, मैं आपको बताता हूं जितना भी मुझे पता है। मेजोल? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। हम तो इरिट्रिया प्लैनेट जा रहे थे। धर्मा के मन में कुछ शंका हुई। मालिक, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। मैंने नहीं कहा कि हम इरिट्रिया जा रहे हैं। धर्मा ने सोचा, अभी तो ये एलियन बोल रहा था कि इरिट्रिया को नोकोविद के क्रूर शासन से आजादी दिलानी है, और अब बोल रहा है मैंने नहीं कहा कि हम इरिट्रिया जाएंगे। जोरो ने फिर धर्मा के मन की बात पढ़ ली और टेलीपैथी की। मालिक, आप शंकित मत होइए। आपको इरिट्रिया को आजाद कराना है, परंतु प्रोफेसर बोरो और उनके साथी प्लैनेट मेजोल में छुपे हुए हैं। जनक 290 हमें वहां लेकर जा रहा है। वहां से हम अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों का इरिट्रिया को आजाद कराने का ये प्लान है कि किसी प्लैनेट मेजोल पर छुपे रहो और फिर बहुत वर्षों बाद एक बच्चे को जिसे पृथ्वी पर छोड़ा था उसे वापस ले आओ और वो इन्हें आजादी देगा। क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं या कोई हिडन एजेंडा है? धर्मा ज्यादा सोचना नहीं चाहता था क्योंकि जोरो उसके मन की बात पढ़ लेता था। जोरो ने हालांकि धर्मा की मन की बात पढ़ ली थी, परंतु उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। जिस समय धर्मा जनक 290 स्पेसशिप में जोरो के साथ एक अनजान प्लैनेट मेजोल जा रहा था, तभी इरिट्रिया प्लैनेट के बाहर एक सैटेलाइट स्टेशन में बैठे जार्विस के सामने कुछ बहुत पेचीदे समीकरण प्रस्तुत हो रहे थे। जार्विस जॉन प्लैनेट के हुन प्रजाति से था, जो वैसे भी अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर था। जैसे जैसे जार्विस समीकरणों का अध्ययन कर रहा था, उसके मेंढाकार चेहरे की रंगत बदल रही थी। उसके दोनों टेंटिकल्स बहुत तेजी से हिल रहे थे और नेत्र व्रंत और ज्यादा चौड़े हो रहे थे। उसकी पतली टांगें उत्तेजना से कंपन कर रही थी और उसके पतले हाथ तेजी से कंप्यूटर्स को कमांड दे रहे थे। जार्विस ने दोबारा सभी समीकरणों को
अपने सम्मुख उपस्थित यंत्रों पर फिर से रन किया। जार्विस की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आखिर ऐसा क्या देख लिया था? जार्विस ने तुरंत एक मानसिक संदेश दिया और संयंत्रों ने उसका कनेक्शन डायस से कर दिया। डायस आधा मानव और आधा मशीन था। वो अत्यधिक क्रूर और तनुक मिजाज था। नोकोविद के प्रशासन में वो सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पद पर था। पूरी अजय सेना तथा सारे जासूस सब उसी के अधीन थे। डायस जार्विस को पसंद करता था और इसीलिए जार्विस को अधिकार था कि वह डायस से सीधे बात कर सकता था। डायस ने टेलीपैथी द्वारा बोला, जार्विस, तुम्हें पता है मैं गवर्नर कौर के फंक्शन में जा रहा हूं। यदि कुछ खास नहीं है तो समय बर्बादी तुम्हें भारी पड़ेगी। जार्विस ने नर्वस स्वर में टेलीपैथी की, सर, मुझे पता है, परंतु ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको अभी बताना जरूरी था। डायस ने क्रोधित स्वर में टेलीपैथी की, ठीक है जार्विस, बोलो। जार्विस ने खुशी जाहिर करते हुए टेलीपैथी की, सर, उसका पता मिल गया है। डायस ने विस्मय से कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता लगा? मेरा कोई जासूस अब तक मुझे नहीं बता पाया और तुमने पता लगा लिया? डायस खुश तथा शंकित दोनों था। जार्विस ने जवाब दिया, सर, अभी एक निफ्टी प्रतिबंधित क्षेत्र से यानी पैरेलल यूनिवर्स की टनल से निकला है और मेरे समीकरण बताते हैं कि वह D90 गैलेक्टिक एरिया की तरफ जा रहा है। मैंने एरिपो वेव्स की ट्रेल छोड़ दी है और जैसे ये निफ्टी किसी प्लेनेट पर लैंड होगा मुझे पता चल जाएगा। डायस ने गुस्से में पूछा, परंतु इससे कैसे पता लगा कि उसमें वो टेररिस्ट है? जार्विस थोड़ा नर्वस था और उसकी पतली टांगें बुरी तरह से कंपन कर रही थी। उसने जवाब दिया, सर, ये निफ्टी जो हमारे रिकॉर्ड्स में रजिस्टर ही नहीं है, जो टाइमेक्स के रजिस्टर में भी नहीं है, यानी ये ना तो जॉर का ना ही मर्कल का निफ्टी है। तो इसका मतलब इससे पहले कि जार्विस अपनी बात पूरी कर पाता, डायस समझ गया कि टेररिस्ट बोरो का निफ्टी है। डायस ने प्रशंसा करते हुए बोला, बहुत बढ़िया जार्विस, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बताओ ये निफ्टी कहाँ जा रहा है? तुम तो निफ्टी को भी हैक कर सकते हो। जार्विस बोला, सर, मैंने हैक कर लिया है। मेरे ख्याल से ये निफ्टी मेजोल नामक प्लेनेट की तरफ जा रहा है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट भेज दिए हैं। बहुत अच्छा जार्विस, तुम इस निफ्टी की सर्वेलेंस करते रहो, डायस ने बोला और कनेक्शन काट दिया। डायस ने तुरंत इरिट्रिया से मेजोल प्लेनेट, जो इरिट्रिया से 1000 प्रकाश वर्ष दूर था, अपने एक जासूस को एक मैसेज भेजा। इतनी दूर ये मैसेज कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। म्यूवस के लोगों ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली थी। 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी, जिसे प्रकाश को भी पहुंचने में 1000 वर्ष लगते थे, वहां कुछ ही घंटों में संदेश पहुंच जाना बहुत बड़ी बात थी। धर्मा को ये म्यूवस बहुत विस्मित करने वाला था। ये मैसेज एरिपो वेव से जाएगा, परंतु इसे जाने में काफी घंटे लग जाएंगे। डायस अपने चैम्बर से उठा और नोकोविद के चैम्बर की तरफ चलने लग गया। नोकोविद क्लाउड सेंटर बिल्डिंग में रहता था, जो इरिट्रिया की सबसे शानदार बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग हवा में इरिट्रिया प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाती थी। इस बिल्डिंग को जमीन से देखने पर ये एक बहुत बड़े बादल जैसी दिखती थी। नोकोविद जब भी इरिट्रिया आता था, वह यहीं रहता था। इरिट्रिया का गवर्नर कौर भी यहीं रहता था और डायस भी। डायस बहुत खुश था। उसे पता था नोकोविद के लिए टेररिस्ट बोरो को पकड़ने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। इतने सालों बाद अब टेररिस्ट बोरो हाथ लगा था। जोरो ने धर्मा को उसका कमरा दिखा दिया था। धर्मा जनक 290 के सबसे आलीशान कमरे में था, जहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। वहां अनेकों रोबोट्स और ड्रॉइड्स थे,
जिनका काम ही धर्मा की सेवा करना था। धर्मा आखिरकार सन ऑफ गॉड था। धर्मा एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। जोरो भी धर्मा के बिस्तर के सिरहाने रखे एक छोटे सोफे पर बैठ गया। तो हम कब तक मैजोल पहुंचेंगे? धर्मा ने बिस्तर पर लेटते हुए पूछा। तकरीबन 45 दिनों में। ठीक है जोरो, मुझे कुछ इरिटिया के बारे में बताओ। जी मालिक। धर्मा बिस्तर पर लेटा हुआ था और जोरो ने मानसिक संदेश भेजने शुरू की। धर्मा को लगा जैसे जोरो जो भी बताना चाह रहा है वो उसे संदेश के रूप में मिल रहा है, तथा जोरो जो भी दिखाना चाहता है वह धर्मा देख पा रहा है। जोरो की टेलीपैथिक पावर बहुत पावरफुल थी। धर्मा को यकीन हो गया था कि जोरो बहुत समय से टेलीपैथी के द्वारा ही बात कर रहा था। जैसे इंसान जब बोलते हैं और एक दूसरे से बात कर लेते हैं, बहुत से जानवरों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। जोरो ने धर्मा के मन की बात फिर पढ़ ली थी। जोरो ने बोला, मालिक, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप भी मेरी तरह फ्लैशी प्रजाति के हैं। धर्मा ने विस्मय से सोचा, फ्लैशी प्रजाति? जोरो ने मन पढ़ लिया और बोला, हाँ, इरिट्रिया पर मुख्यतः 4 अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। जोरो ने एक विजन प्रकाशित किया और धर्मा को लगा कि वह कोई मूवी देख रहा है। जोरो की टेलीपैथिक पावर्स गजब की थी। इरिट्रिया प्लेनेट में 2 बड़े भूभाग हैं। आप इन्हें 2 महाद्वीप भी बोल सकते हैं। एक है ग्रीनलैंड, जहां इरिट्रिया की सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, और दूसरा है हेयस, जो इरिट्रिया का सबसे विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर 7 देश हैं और हर देश का अपना अलग चुनिंदा मुखिया है, जिसे सत्रप कहते हैं। जोरो ने धर्मा को विजन प्रेषित किया। धर्मा ने देखा कि हेयस महाद्वीप बहुत ही बड़ा भूभाग था, तकरीबन पृथ्वी के एशिया के जितना बड़ा। जोरो की आवाज धर्मा को मानसिक रूप से सुनाई दी, जबकि उसे हेयस महाद्वीप का विजन दिख रहा था। जोरो ने कहा, इरिट्रिया में 4 इंटेलिजेंट प्रजातियां हैं। पहली है एंजेलन। धर्मा को एंजेलन का विजन प्राप्त हुआ। धर्मा ने देखा कि एंजेलन मानव रूपी बहुत ही सुंदर और सुडौल प्रजाति थी। उनके पीछे के हिस्से में बहुत तगड़े पंख थे, जिसे वे जब चाहे निकाल सकते थे और जब चाहे फोल्ड कर सकते थे। जब वो पंख फोल्ड रखते थे तो वो बिल्कुल पृथ्वी के मानव के जैसे दिखते थे। एंजेलन स्त्रियां बहुत ही सुंदर थी और पुरुष सुडौल और ताकतवर। जोरो ने मानसिक रूप से कहा और धर्मा को जोरो की आवाज विजन देखते देखते ही सुनाई दी। एंजेलन बहुत ही ताकतवर और समझदार प्रजाति है। हेयस में अधिकतर हिस्सों में इनकी ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है। धर्मा ने सोचा कि एंजेलन ही अपने आप में इतने ताकतवर और अद्वितीय है, तो बाकी प्रजातियां कैसी होगी? जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, दूसरी प्रजाति है सेंटोरस। सेंटोरस का विजन धर्मा को प्राप्त हुआ और उसने देखा कि सेंटोरस पृथ्वी के काल्पनिक पात्र के जैसे ही थे, आधे मनुष्य और आधे घोड़े। सेंटोरस बहुत तेज भाग सकते थे और शक्तिशाली थे, इसीलिए इनकी सामान्यतः फौज भी बहुतायत में थी। जोरो ने आगे मानसिक संदेश के द्वारा बोला, तीसरी प्रजाति है फ्लैशी। मालिक, मैं और आप फ्लैशी हैं। फिर जोरो ने फ्लैशी का विजन प्रेषित किया। धर्मा ने देखा फ्लैशी बिल्कुल ही पृथ्वी के मनुष्य की तरह थे। मालिक, ये 3 प्रजातियां धीरे धीरे इरिट्रिया के हेयस और पूरे ग्रीनलैंड में फैल गई थी। हालांकि इनकी उत्पत्ति ग्रीनलैंड भूभाग पर हुई थी। समुद्री जीव इन्हें जमीनी प्रजाति बोलते हैं। धर्मा ने कहा,
इरिट्रिया सही में एक कॉम्प्लेक्स प्लेनेट है जोरू। धर्मा को अचानक एक शब्द ने विचलित किया और उसने आश्चर्य से पूछा, समुद्री जीव? इन्हें जमीनी प्रजाति कहते हैं? मतलब जो चौथी इंटेलिजेंट प्रजाति तुम्हें मुझे बताना बाकी है वो समुद्र पर रहती है। मालिक, आप सच में बहुत स्मार्ट हैं। बस वो चौथी प्रजाति समुद्र पर नहीं, समुद्र के अंदर समुद्र तल पर रहती है। धर्मा के आश्चर्य की सीमा ही ना रही। उड़ने वाले मानव और आधे घोड़े आधे मानव तक तो ठीक था, परंतु ये क्या प्रजाति है जो समुद्र तल पर रहती थी? जोरो ने एक विजन प्रेषित किया। धर्मा ने देखा इरिट्रिया के समुद्र तलों के नीचे भी सभ्यता बसी हुई है। धर्मा ने देखा ये लोग आधे मनुष्य और आधे मछली थे। ये बहुत बड़े और ताकतवर थे। ये बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर के जा सकते थे। जोरो ने मानसिक तरंगों से ही विजन भेजते हुए बोला, चौथी प्रजाति है इकियान। ये लोग बहुत ही ताकतवर और पराक्रमी हैं। धर्मा ने देखा समुद्र तल पर अनेकों बड़े बड़े शहर बने हुए हैं। ऐसे विशालकाय भवन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी ट्रेन, शायद एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। शहरों में यहाँ वहां भागते और तैरते आधे मनुष्य आधी मछली जैसे प्रजाति के लोग। ये सब कुछ एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। अधिकतर लोग खुद ही तैरकर दूरियां पार कर रहे थे। कुछ लोगों के पास उनकी बेल्ट से बंधा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, जिसके जरिए वो लोग तेजी से कृत्रिम पावर के बल पर बहुत तेजी से तैर पा रहे थे। धर्मा ने कभी इतनी विकसित सभ्यता की पानी के नीचे कल्पना भी नहीं की थी। पृथ्वी पर उसने जो कहानियां पढ़ी थी, उसमें भी ऐसी किसी सभ्यता का जिक्र नहीं था जो संपूर्ण समुद्र तल पर फैली हुई हो। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य अलग अलग देशों में बटा हुआ था, परंतु फिर भी समूची धरती पर मनुष्य ही राज करता था, वैसे ही इकियान लोग समुद्र पर राज करते थे। उनके अलग अलग कृत्रिम दैत्यकार मशीनों ने समुद्र में निश्चय ही काफी प्रदूषण किया होगा। जोरो ने विजन प्रेषित करते करते बोला, ज्यादातर इकियान समुद्र तलों पर बने शहरों में रहते हैं, परंतु कुछ उथले पानी में भी रहते, जिन्होंने हेयस के किसी न किसी देश की नागरिकता ले रखी है। धर्मा बोला, वास्तव में जोरो, इरिट्रिया तो बहुत ही जटिल प्लेनेट है। इसको समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए। जोरो ने विजन भेजने बंद कर दिए और कहा, मालिक, आप थक गए होंगे। मुझे लगा ही नहीं कि कितना समय हो गया है। आप आराम कर लें। मैं आपको कुछ घंटों बाद फिर मिलूंगा। ठीक है जोरो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मालिक, मैं फ्लैशी हूं और फ्लैशी बहुत ही कम सोते हैं। धर्मा को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। वो भी फ्लैशी था या मानव या पता नहीं क्या। धर्मा ने हाथ हिलाकर बाय का इशारा किया। जोरो उस कमरे से चला गया। धर्मा बिस्तर पर लेटा रहा। तभी उसकी नजर सामने रखी कुछ किताबों पर पड़ी। धर्मा ने अकस्मात ही एक किताब को उठा लिया, हालांकि वो खुद ही गहन चिंतन में चला गया। धर्मा को नहीं पता था कि जोरो सच बोल रहा है या उसे कोई कहानी सुना रहा है। सच में क्या जोरो ये मानता है कि जिस व्यक्ति को उसने इतनी आसानी से किडनैप कर लिया, वह उसे किसी खतरनाक दुश्मन से बचा सकता है? धर्मा कश्मकश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे लगा उसे जनक 290 को कंट्रोल करके यहां से वापस पृथ्वी पर चले जाना चाहिए। तभी जनक 290 ने उससे टेलीपैथी के द्वारा संदेश प्रेषित किया, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसा सोचने वालों को भी दंडित करता हूं, फिर चाहे वो सन ऑफ गॉड ही क्यों ना हो। धर्मा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसको समझ आ गया कि वो फंस चुका है। धर्मा के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे इस कहानी के साथ ही आगे बढ़ना था। उसको बस ये समझ नहीं आ रहा था कि यदि जोरो झूठ बोल रहा है और कोई हिडन एजेंडा है, तो गायत्री देवी
और मेजर तेज प्रताप, उसके माता पिता ने क्यों इसमें जोरो का साथ दिया? धर्मा शंकित था कि आगे क्या होने वाला है। धर्मा को अपने माता पिता की भी बहुत याद आ रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन लोगों को कुछ हो गया होगा।